नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई गुरुवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ के लिए ईडी कई बार सम्मन भेज चुका है। पहली बार भेजा तो उन्होंने बड़े तैश में आकर कहा कि इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं डरती नहीं हूँ और मैं जाऊँगी। लेकिन जाने से तारीख से 2-3 दिन पहले उनको कोरोना हो गया। उसके बाद उससे ठीक हुई तो उसके बाद उनको लंग इन्फेक्शन हो गया। वहाँ से निकली, अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है, मुझे आराम की सलाह दी है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर 21 दिन का समय दे दिया उनको। उसके बाद अब ये 21 जुलाई को उनको पेश होना है। तो अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय तक खबर नहीं आई है कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि नहीं। हो सकता है एक्सटेंशन मांग लें, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से खबर नहीं आई है कि प्रदर्शन होगा गुरुवार को और सब यूनिट्स तैयार रहें। अलग अलग राज्यों से कहा जाए कि वहाँ प्रदर्शन हो और इसके विरोध में और जुलूस बनाकर जो है वहाँ तक ईडी के दफ्तर तक जाएं। ये सब अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के मामले में ऐसा करके कांग्रेस पार्टी देख चुकी है कि इससे कुछ होता नहीं। तो ये जो सहानुभूति जुटाने का जो ये आडंबर है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को सहानुभूति रह नहीं गई है इस परिवार से, कांग्रेस से भी और ख़ास तौर से इस परिवार से। लेकिन सहानुभूति जुटाने की पूरी कोशिश होती है। सोनिया गांधी का पेश होना अब 21 जुलाई को हो या उसके बाद हो, जब भी होती है ईडी के सामने, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का दिन होगा। ईडी का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का, गांधी परिवार के किसी सदस्य का, खास तौर से सोनिया गांधी का कह रहा हूँ, उनका किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होना, ये पहली बार होगा जब वो किसी जांच एजेंसी का सामना करेंगी जब से भारत आई हैं शादी करके राजीव गांधी से। शादी के बाद से अब तक जो भी मामला हुआ है, जितने भी मुकदमे चले हैं, कोई भी हो, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की हत्या का मुकदमा भी है, जिसकी वो गोली लगने के बाद की चश्मदीद गवाह थी, उस मामले में भी उनको अदालत में नहीं बुलाया गया था। ये है उनका रसूख, ये है परिवार का असर जो ख़त्म हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई थी जब नेशनल हेराल्ड के ही मामले में उनको निचली अदालत में, पटियाला हाउस कोर्ट में सब लोगों को पेश होना पड़ा था। उसके बाद उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने कई बार पेश होना पड़ा और फिर उनके बेटे राहुल गांधी को 4 या 5 बार बुलाया ईडी ने, और 2 बार तो 10-10 घंटे की पूछताछ हुई राहुल गांधी से। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी ने जो कुछ ईडी के सामने बोला है, क्या उनको याद है, या वो क्या सारी बातें अपनी माँ को बताएंगे? अगर नहीं बताया होगा, अगर नहीं याद है, दोनों बातें हो सकती हैं, तो उस हालत में जो राहुल गांधी ने बोला है एक सवाल के जवाब में, उसी सवाल के जवाब में हो सकता है सोनिया गांधी का जवाब कुछ और हो। अब ये जब दोनों के जवाब में ये तालमेल नहीं होगा, ये दोनों के जवाब में एक रूपता नहीं होगी, तो फिर ईडी क्या करेगा? फिर ईडी को दोनों को बुलाकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगा। वो समय आ सकता है, कब आएगा मुझे नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी या नहीं। उसके 2 पहलू हैं, दोनों राजनीतिक मामला है। गिरफ्तारी होने पर क्या उसकी सिंपैथी मिलेगी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को? अभी तक तो उसके संकेत नहीं मिलते। लेकिन जो ड्रम बीटर्स हैं कांग्रेस पार्टी के परिवार के, उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि सोनिया गांधी के ईडी के सामने जाने से बीजेपी को क्या मिलने वाला है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मरे हुए को क्यों मारना, कांग्रेस तो वैसे ही मर रही है, उसकी हालत ख़राब है। अब देखिए किस किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, सही बात है बीमार हैं, लेकिन अदालत और कानून इस बात में फ़र्क नहीं करता कि कोई स्वस्थ है या बीमार है। अपराध देखता है, उसके खिलाफ अपराध का मामला बनता है कि नहीं बनता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ईडी जिस बात की जांच कर रहा है। उसके अलावा सीबीआई का केस अलग चल रहा है, इनकम टैक्स का मामला अलग चल रहा है। तो इन सब मामलों को मिलाकर ये स्थिति ये है
कि कोई और होता, कोई और परिवार होता, इस मामले में मैं कहूँगा अब भी उनको जो है एक तरह का प्रिविलेज मिला हुआ है। कोई और होता तो शायद अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मामला है, इसलिए सरकार भी शायद या एजेंसी भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। जब तक पुख्ता केस जो है कि प्रोसिक्यूशन में जाएं तो सज़ा दिलवा सके ऐसा नहीं होता, तब तक मुझे लगता है गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन तर्क क्या दिए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए तो बड़े फ़ायदे की स्थिति है अगर कांग्रेस इस बुरी हालत में बनी रहे, क्योंकि जब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता है तो बीजेपी जीतती ही है। तो बीजेपी को अगर जीतते रहना है तो उसको कांग्रेस को बने रहने देना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है, कांग्रेस को ख़त्म कर देती है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां ताकतवर होकर उभरेंगे। रीजनल पार्टी से बीजेपी के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये सब लोग जो राजनीति के बारे में इनकी सोचने का इनका तरीका है वो कम से कम 2 दशक पुराना है कि बीजेपी रीजनल पार्टीज़ के सामने मुकाबला नहीं कर पाती, हार जाती है। इस धारणा को बीजेपी ने तोड़ दिया है। अब बीजेपी न केवल कांग्रेस से बल्कि रीजनल पार्टी से भी लड़ भी रही है और जीत भी रही है। उसका उदाहरण सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश ही है। वहाँ तो कांग्रेस थी नहीं, वहाँ तो कांग्रेस एकदम ख़त्म ही है और वहाँ बीजेपी एक बार नहीं 2-2 बार जीत कर आई है और रीजनल पार्टी से ही जीत कर आई है। इसी तरह से त्रिपुरा का मामला ले लीजिए। इसी तरह से जैसे पश्चिम बंगाल में जीती भले न हो, लेकिन लड़ी जिस तरह से है कि उसने कांग्रेस और सीपीएम को एकदम बाहर कर दिया, ज़ीरो कर दिया। असेंबली में एक भी उनके सदस्य नहीं। इस तरह से अलग अलग राज्यों में देखिए तो बीजेपी ही लड़ती हुई दिख रही है रीजनल पार्टी से भी। कांग्रेस वहाँ भी लड़ने की हालत में नहीं है। बीजेपी जिस तरह से रीजनल पार्टी से लड़ रही है उसका मैंने एक पहले वीडियो में बताया था। उसने एक तरीका खोज लिया, रणनीति बना ली है, एक जो है सोशल कॉम्बिनेशन, मतलब सोशल इक्वेशन, सामाजिक समीकरण, और उसके साथ डेवलपमेंट और साथ में स्थानीय स्तर पर हिंदुत्व के मामलों को जोड़कर। ये रणनीति बीजेपी लगभग सभी राज्यों में आजमा रही है रीजनल पार्टीज़ के खिलाफ। और रीजनल पार्टीज़ के खिलाफ उसको वही मुद्दा मिल रहा है सबसे बड़े मुद्दे के रूप में जो कांग्रेस के खिलाफ मिला, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद और उस सबसे ऊपर भ्रष्टाचार। ये सब जब मिल जाते हैं तो बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। उसमें जो दिक्कत आती है वही कि स्टेट की लीडरशिप आपके पास एक विश्वसनीय नेता राज्य में होना चाहिए और संगठन होना चाहिए। ये दोनों हो तो फिर जीत में आसानी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में नहीं जीते तो उसका बड़ा कारण यही था कि आपके पास कोई रीजनल लीडर नहीं है, प्रदेश स्तर का कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके। अब इस परिवार की स्थिति क्या हो गई, जो लोग सिंपैथी की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि क्या संभव था आज से 8 साल पहले कि तीस्ता सितलवाड़ गिरफ्तार हो जाएं, जेल चली जाएं। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अहमद पटेल से पैसा लिया। अहमद पटेल कोई काम अपने जीवन में राजनीतिक काम कर ही नहीं सकते थे बिना सोनिया गांधी की मंजूरी के। ये किसी से छिपा नहीं है। ये जो तीस्ता सितलवाड़, श्री कुमार और संजीव भट्ट के बारे में बातें सामने आ रही हैं, एसआईटी का जो आरोप पत्र है उसके जरिए, ये सब पब्लिक डोमेन में है। सबको मालूम है कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, मकसद क्या था। मकसद था किसी तरह से नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगे में फंसाओ, किसी तरह से उनकी सरकार को गिराओ, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करो, इसका मकसद था। और ये खुले तौर पर हो रहा था। तीस्ता सितलवाड़ को पद्मश्री दिया जाना, उनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाना, इसके अलावा उनके एनजीओ को सरकार से पैसा मिलना, ये सब एकदम खुले में था। ये किसी से छिपा नहीं था। ये केवल कानून को नहीं दिख रहा था उस समय तक, क्योंकि दिखाया नहीं जा रहा था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब परिस्थितियां बदली हैं तो ये जो सच्चाई है, जो सच्चाई होकर भी झूठ की तरह खड़ी थी, उसका आवरण हट गया है झूठ का और सच्चाई सामने आ गई है। तो उस पर सिंपैथी नहीं मिली, ये मुद्दा चला। आप कल्पना कीजिए आज से 8 साल पहले ऐसा कोई आरोप बीजेपी का भी नेता लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आरोप लगाया होता तो कितना हंगामा होता। उसके अलावा कांग्रेस और ख़ास तौर से गांधी परिवार
की क्या स्थिति हो गई है, कैसी दयनीय स्थिति हो गई है, इसका अंदाज़ा सबसे बड़ा प्रमाण है मार्गरेट अल्वा का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना। वही मार्गरेट अल्वा हैं जो लंबे समय से गुमनामी के अंधेरे में थी। क्यों थी? उन्होंने सोनिया गांधी, संजय गांधी, इन सब के खिलाफ अपने इंटरव्यू में और अपनी बायोग्राफी में लिखा है। यहाँ तक कि कहा है कि संजय गांधी और दूसरे लोगों के संबंध थे। इस समय अगस्ता वेस्टलैंड में घपले, घोटाले और जो है दलाली देने के आरोप में मिशेल, जो अभी जेल में है, उससे, उसके पिता से संबंध थे, उससे भी इस तरह के कांड कराए गए। इन सब बातों को कहने के बाद और कर्नाटक में कांग्रेस का टिकट बेचा गया ये कहने के बाद, इस सब के बाद सोनिया गांधी का उस समय सिक्का चलता था तो मार्गरेट अल्वा किनारे फेंक दी गई, हाशिए पर चली गई। आज उनको वापस लाना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी सोनिया गांधी की हो गई? जो भी परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, 100 में 99 मामलों में ऐसा होता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। और यहाँ मार्गरेट अल्वा हैं जिनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस में या तो इस लायक और कोई नहीं समझा गया, या और जो लायक थे वो बनने को तैयार नहीं हुए उम्मीदवार। दो ही बातें हो सकती हैं। तो कांग्रेस चाहती तो ये भी छोड़ देती। जैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का दावा छोड़ दिया, वैसे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का भी दावा छोड़ देती। लेकिन आप समझिए कि इस समय कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि सोनिया गांधी को बेचारी के रूप में दिखाने का प्रयास हो रहा है कि बीमार हैं, उम्र हो गई है, उनको परेशान करके, उनको इस तरह से हैरान करके ईडी में भेजकर। क्योंकि ऐसा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछताछ के लिए जब दफ्तर में जाते हैं तो आधा आपका गुरूर, घमंड जो भी हो, बड़े से बड़ा आदमी, बड़े पैसे वाला हो, बड़े रसूख वाला हो, बड़ा नेता हो, सबका टूट जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को आदत नहीं होती है कहीं भी पैदल चलने की। आपने रॉबर्ट वाड्रा के मामले में देखा होगा कि प्रियंका वाड्रा उनके साथ जाती थी, लेकिन गेट पर ही रुक जाती थी गाड़ी। गेट से उतरकर आपको एंट्री करना होता है, उसके बाद पैदल जाना पड़ता है। ये रॉबर्ट वाड्रा के मामले में हम लोगों ने देखा है, बाकी लोगों के मामले में भी, चिदम्बरम के मामले में भी। तो सोनिया गांधी अगर 21 को जाती हैं या जिस तारीख को भी जाती हैं, जब उतरकर उनको वहाँ गेट से दफ्तर के अंदर तक पैदल जाना पड़ेगा। जब ईडी के सीनियर ऑफिसर्स का सामना करना पड़ेगा, जब सवालों की झड़ी लगेगी, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग जैसी स्थिति आएगी, तब उनका क्या जवाब होगा, उनका क्या रवैया होगा। कोई मदद के लिए नहीं होगा वहाँ, कोई साथी नहीं जाता, कोई आपकी मदद करने के लिए असिस्टेंट या वकील नहीं जाता है। तो इसलिए जो है, सोनिया गांधी जिस दिन ईडी के दफ्तर जाएंगी और वहाँ से निकलेंगी, आप समझिए जो परिवार का आभा मंडल था वो चूर चूर होकर बाहर निकलेगा। वो एक सामान्य नागरिक की तरह बाहर निकलेंगी, एक सामान्य नेता की तरह बाहर निकलेंगी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। साबित होता है, नहीं साबित होता, ये अदालत का मामला है। अदालत में तय होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले देखिए, परसेप्शन बहुत मैटर करता है पब्लिक लाइफ में, ख़ासतौर से राजनीति में, और वो भी चुनावी राजनीति में। तो पब्लिक परसेप्शन में तो इस परिवार का ऑरा पहले ही ख़त्म हो चुका था। लगातार जिस तरह से हार हो रही, जिस बुरी तरह से हार हो रही है, जिस तरह का रिजेक्शन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ईडी के दफ्तर से जिस दिन निकलेंगी सोनिया गांधी, आप उनका चेहरा देखिएगा, उनकी भावभंगिमा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा परिवर्तन किया है। ये जो आपस का मिला जुला खेल था, नूरा कुश्ती होती थी कि बड़े नेता आपस में मिले रहते थे, न हम तुम्हारे खिलाफ कुछ करें न तुम हमारे खिलाफ कुछ करो। यहाँ ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो आप उनको ये धमकी नहीं दे सकते कि हम आएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो उससे गुजर कर आए हैं, आपने छोड़ा नहीं, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, इसलिए वो बचकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके खिलाफ कुछ भी छोटा मोटा भी मिला होता तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इसलिए उनको वो डर है नहीं।
तो फिर वो आपके साथ मुरव्वत क्यों करें? यही हो रहा है। तो 21 जुलाई अगर सोनिया गांधी जाती हैं, नहीं तो जिस तारीख को भी जाती हैं, वो तारीख याद रखिएगा, भारत की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का दिन होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।